अध्याय 7 घोड़े द्वारा उपहास किया जाना। सोर्स कॉइन इस दुनिया में मुद्रा की तरह चलते थे। विपिन एक मामूली दूल्हा होने के नाते महीने में 200-300 कॉइन से ज़्यादा नहीं कमाता था। अब उसे सीधे 100 सोर्स कॉइन जीतने का मौका मिल रहा था, तो वह इससे पीछे कैसे हट सकता था। पहले वाला सुशांग थोड़ा अनिश्चित था, लेकिन अब का सुशांग, भाई, वो तो आत्मा जागृति तकनीक की वजह से ही चल फिर रहा था। साधारण मारक आभा इसे प्रभावित नहीं कर सकती थी। अगर ये युद्ध के मैदान में होता तो भी ये पीछे नहीं हटता। विपिन के सहमत होते ही मो यांगसू के होठों पर हल्की मुस्कान आई, पर इतनी क्षणिक कि अगर ध्यान न दिया जाए तो शायद ही कोई देख पाता। उसकी शांत आवाज ने माहौल को और गंभीर बना दिया। लियू मिंग्यू, तुमने सुन लिया ना? अगर तुमको मुकाबला करना ही है तो हम पूरी तरह तैयार हैं। लियू मिंग्यू के चेहरे पर चमक आ गई। वाह, मुझे लगा था कि तुम डरकर पीछे हट जाओगे। लियू मिंग्यू ने ये मुकाबला इसलिए चुना था क्योंकि उसे अपने दाओ ली पर पूरा भरोसा था। असली युद्ध के मैदान का अनुभव लेने के बाद और असली मारक आभा के साथ तालमेल बिठाने के बाद अगर उसका घोड़ा इस मामूली से बछेड़े को हरा नहीं पाता तो ये उसके लिए शर्मिंदगी की बात होती। वो विपिन की ओर हंसते हुए बोली, इस आदमी को फैसला करने दे रही हो, तुम इसे जरूर पछताओगी। यू फैंग, जो अब तक थोड़ी दूरी पर खड़ा था, फुसफुसाते हुए बोला, मिस मो, इतनी जल्दी इस फैसले पर सहमत होना थोड़ी जल्दबाजी नहीं है क्या? मो यांगसू ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अगर हार गए तो सारा दोष विपिन पर डाल देंगे। यू फैंग ने ये सुनते ही चौंकते हुए सोचा, फिर उसे मो यांगसू की चालाकी समझ में आई। उसने एक बार फिर से उसकी ओर प्रशंसा भरी नजरों से देखा। अगर वो मुकाबला नहीं करती तो उसकी प्रतिष्ठा पर असर पड़ता, और अगर हार जाती तो हालात और भी खराब हो जाते। लेकिन नौकर को फैसला लेने देने से अगर हार होती है तो पूरा दोष उसी पर जाएगा, और अगर जीत गई तो यांगसू की चतुराई और समझदारी की सब जगह तारीफ होगी। इतनी जल्दी इस रणनीति के साथ आना साबित करता था कि व्हाइट रॉक सिटी में उसे जीनियस क्यों कहा जाता है। यू फैंग ने अपनी बहन की ओर देखा, जो सुशांग के पास खड़ी थी। वह चुपचाप घोड़े को सहलाते हुए उसे उत्साह बढ़ा रही थी, बेखबर कि दोनों लड़कियों के बीच एक भयंकर टकराव हो रहा था। यू फैंग ने हल्के से अपना सिर हिला दिया। व्हाइट रॉक सिटी की 3 सुंदरियों में से एक होने के बावजूद लियू मिंग्यू का दबदबा बाकी दोनों से काफी ज्यादा था। चलो शुरू करते हैं। लियू मिंग्यू ने पूरी कॉन्फिडेंस के साथ हाथ हिलाया। एक काले कपड़े में लिपटा नौकर आगे आया और मो यून जैड को सम्मानपूर्वक स्वीकार किया। उसकी हथेली से नीले भूरे रंग की एनर्जी निकलकर पत्थर को पूरी तरह से घेर लिया। विपिन ने ध्यान से देखा और सोचा, ये सोर्स पावर है। मास्टर टीचर कॉन्टिनेंट में उन्होंने सच्ची ऊर्जा की खेती के बारे में सीखा था, लेकिन इस सोर्स वर्ल्ड में सोर्स एनर्जी को सोर्स पावर में बदलना होता था। इससे इंसान और ज़्यादा शक्तिशाली हो जाते थे और पूरी दुनिया में घूमने की काबिलियत रखते थे। नौकर साफ तौर पर सोर्स एनर्जी को रिफाइन कर सकता था, यानी वह एक स्रोत योद्धा था। जैसे ही मो यून जैड सोर्स पावर से भर गया, उससे एक खतरनाक आभा फैलने लगी। ऐसा लगा मानो युद्ध के मैदान का माहौल अचानक से बन गया हो। वूश! इस खतरनाक आभा को महसूस करते ही वहां खड़े सभी लोगों की धड़कनें तेज हो गईं, माथे से पसीने की बूंदें टपकने लगी। उन्होंने जल्दी से दर्जनों कदम पीछे हटकर एक बड़ा गोला बना लिया। युद्ध के मैदान जैसी ये मारक आभा शक्तिशाली योद्धाओं को उतना प्रभावित नहीं करती थी, लेकिन इन नए विद्यार्थियों के लिए ये एक भारी चुनौती थी। मो यून जैड को जमीन पर रखते हुए लियू मिंग्यू ने मो यांगस्यू और यू शियाओयू की ओर देखा और कहा, मैं पहले जाऊंगी और वहीं तुम्हारा इंतजार करूंगी। फिर वह जैड की आभा के अंदर चली गई और जल्द ही 10 मीटर की दूरी तक पहुंच गई। हालांकि मारक आभा इतनी तीव्र नहीं थी, फिर भी ये अधिकांश घोड़ों के लिए काफी थी कि वे घबरा जाएं। यू शियाओयू अभी आगे बढ़ने ही वाली थी कि मो यांगस्यू ने सिर हिलाकर उसे रोका और फिर विपिन की ओर देखा। विपिन, अब जब तुमने सहमति दे दी है तो मिस लियू के साथ मुकाबला करो। हाँ, 100 सोर्स सिक्कों का लालच इतना था कि विपिन ने बिना कोई देरी किए सुशांग पर सवारी की और सीधे लियू मिंग्यू की ओर दौड़ पड़ा। जल्दी ही वह 10 मीटर के निशान पर पहुंच गया। लियू मिंग्यू ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, बस एक अनुभवहीन बछेड़ा, और तुम मेरे दाओ ली से मुकाबला करना चाहते हो? सपने देख रहे हो? फिर उसने दाओ ली को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया, और दाओ ली ने एक ही बार में 5 कदम और आगे बढ़ा लिए।
अब वे मो युन जैड से सिर्फ 5 मीटर दूर थे, जहां मारक आभा इतनी तीव्र हो गई थी कि यहां तक कि दाओ ली जैसे ताकतवर घोड़े की टांगें भी कांपने लगीं। लियू मिंग्यू ने ताना मारते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत है कि तुम और करीब आओ। यद्यपि आभा का असर लियू मिंग्यू पर भी हो रहा था, लेकिन उसकी ट्रेनिंग और अनुभव ने उसे संभाले रखा और वह खुद को स्थिर रख पाने में सफल रही। दाओ ली की हालत खराब होने लगी, लेकिन लियू मिंग्यू पर इसका असर मामूली था। विपिन ने थोड़ी घबराहट दिखाते हुए कहा, मैं कोशिश करूंगा। उसने सू शांग को थोड़ा और धकेला, जिससे वह 10 मीटर के दायरे में आ गया। मारक आभा ने उसके चारों ओर दबाव पैदा करना शुरू कर दिया। हालांकि यह आभा ज्यादा तीव्र नहीं थी, लेकिन एक आम इंसान के लिए मानसिक तनाव बढ़ाने के लिए काफी थी। लेकिन विपिन के लिए यह मारक आभा कोई मायने नहीं रखती थी। भले ही आभा 1000 गुना ज्यादा शक्तिशाली होती, उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर वह जानता था कि उसे अपनी विनम्र छवि बनाए रखनी है। अगर वह सीधे जीत की ओर दौड़ता तो बाकी सब पर जाहिर हो जाता कि वह कितना खास है। इसलिए उसने सू शांग को हल्का हल्का रोककर उसे ऐसा दिखाया मानो वह संघर्ष कर रहा हो, और एक पीड़ादायक संघर्ष का नाटक करने लगा। उन्होंने अभिनय को बहुत सीरियसली लिया। बिना किसी खास घबराहट के 10 मीटर की रेंज में एंट्री करना ये प्रूव करता है कि सू शांग सच में एक बेशकीमती घोड़ा है। कोई वंडर नहीं कि ये मिस मो का फेवरेट घोड़ा है। इट्स इम्प्रेसिव, ऑल्दो ये इसकी लिमिट है। चाहे कितना भी ग्रेट क्यों ना हो, एक घोड़ा जो बैटलफील्ड में नहीं गया, वो बस यहाँ तक ही पहुँच सकता है। जिन लोगों ने सिचुएशन को समझा, उन्होंने एनालिसिस करना शुरू किया। ये कमेंट्स सुनकर यू फैंग बिना सिर हिलाए नहीं रह सका। भले ही वो कभी बैटलफील्ड में नहीं गया था, लेकिन उसने उस मारक ऑरा का प्रेशर फील किया था और जानता था कि ये मेंटल स्ट्रेंथ को कैसे अफेक्ट करता है। सू शांग का बिना घबराए 10 मीटर की सीमा में एंटर करना इमेजिनेशन से बियॉन्ड था। मो यांगसू ने भी राहत की सांस ली। उसे अपने घोड़े की खूबियों का पता था, और ये अचीव करना कोई छोटी बात नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि विपिन के पास वाकई कुछ स्किल्स थे, अदरवाइज वो इतने वाइल्ड घोड़े को कंट्रोल नहीं कर पाता। हालांकि ये अभी भी हार जाएगा, मो यांगस्यू ने सोचा। बिना कंपोजर खोए 10 मीटर की सीमा में एंटर करना ऑलरेडी एक सक्सेस है। उसे फील हुआ कि लियू मिंग्यू ने प्रेपरेशन करके आई थी और जानबूझकर उन्हें एम्बैरस करने के लिए इस कंपटीशन के लिए अग्री होने को प्रोवोक किया था। उसे जीतने का कोई इल्यूजन नहीं था, बस वो उम्मीद कर रही थी कि वो बहुत बुरी तरह से नहीं हारेगी। ये रेंज में एंटर करने के बाद हार्डली टिक पाया, और तुम ऐसे घोड़े के साथ मुझसे कम्पीट करने की हिम्मत कर रहे हो। सू शांग को रुकते हुए देख लियू मिंग्यू ने मॉकिंग टोन में कहा, लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाती, उसने देखा कि झिझकते हुए सू शांग ने अपना सिर हिलाया और आगे बढ़ गया। 1 कदम, घोड़े का फेस हिल गया। 2 कदम, घोड़े का चेहरा बिगड़ गया। 3 कदम, ऐसा लग रहा था जैसे घोड़ा गिरने वाला है। इस मोमेंट पर विपिन और सू शांग लियू मिंग्यू के पास पहुंच चुके थे, जो अब सिर्फ 1 मीटर की दूरी पर थे। लियू मिंग्यू स्टंट थी। उसने देखा कि घोड़ा अपना सिर हिला रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो अब आगे नहीं बढ़ पाएगा और गिरने की कगार पर था। फिर भी वो आगे बढ़ते रहे, और ऐसा लग रहा था जैसे उनमें अभी भी एनर्जी बची हुई है। लियू मिंग्यू ने अपने लिप्स बाइट किए। जो घोड़ा कभी बैटलफील्ड में नहीं गया, उसकी 6 मीटर तक पहुंचना ही उसकी लिमिट है। आई डोंट थिंक इट कैन कम्पीट विद मी। जैसे ही वो दाओ ली को आगे बढ़ने के लिए कहने वाली थी, उसके बगल में खड़ा घोड़ा एक और कदम बढ़ाकर उसके बराबर आ गया। लियू मिंग्यू की आंखें बड़ी हो गईं, और उसने देखा कि सू शांग का बड़ा फेस सिर्फ आधे मीटर की दूरी पर था। अचानक उसने अपना मुंह खोला। सफेद दांतों की एक पंक्ति दिखाई दी, जैसे वो उस पर हंस रहा हो।